सिख अलहदगी पसंदों का मुतालबा है कि उनके वतन खालिस्तान को पंजाब से अलग बनाया जाए। खालिस्तान पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैंड ऑफ द खालसा, जिसका मतलब खालिस है। सिख मज़हब की बुनियाद 15वीं सदी के आखिर में रखी गई और इस वक्त तकरीबन इसके पैरोकार 2 करोड़ 50 लाख हैं। सिख पंजाब की अक्सरियत है, जबकि हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ आबादी का सिर्फ 2% है। खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, खालिस्तान सपोर्टर्स, खालिस्तानी समर्थकों के दबाव। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आज विरोध कर रहे हैं। कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ। खालिस्तान का तस्वुर 17वीं सदी से मौजूद है, यानी कि ये ख्याल हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े और इससे आज़ादी से काफ़ी ज़्यादा पुराना है। साल 1699 में गुरु गोबिंद सिंह की जानब से खालसा के ऐलान ने सिखों की इस सोच को तकवीद दी कि पंजाब पर हुकूमत करना इनका हक है। 1710 में सिख रहनुमा बंदा सिंह बहादुर की क़यादत में सिख अफवाज ने सरे हिंद पर कब्ज़ा किया, जो कि मुग़ल दौर में लाहौर और दिल्ली के दरमियान एक अहम इंतज़ामी मरकज़ था। और उस वक्त बंदा सिंह बहादुर ने मुखलिसपुर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। बंदा सिंह बहादुर वो वाहद सिख लीडर है जिसने अपने सिक्के जारी किए, मोहर जारी की, खुदा और गुरु साहब के इख्तियारात की बुनियाद पर अहकामात जारी किए। इसी वजह से तब से सिखों की मजहबी दुआओं में राज करेगा खालसा का तस्वुर शामिल है। बंदा सिंह का खालसा राज का तस्वुर 19वीं सदी के शुरू में महाराजा रणजीत सिंह की बादशाहत की शक्ल में नजर आता है। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब में 1799 से 1839 तक हुकूमत की और उस वक्त के पंजाब में कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी शामिल था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920 में अपनी सालाना मीटिंग में ये वादा किया था कि आज़ादी के बाद ज़ुबान की बुनियाद पर रियासतें कायम की जाएंगी। ये वादा 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में भी शामिल है। J.S. ग्रेवाल अपनी किताब द सिख ऑफ पंजाब में लिखते हैं कि 1947 में पंजाब की तकसीम के बाद सिख इन इलाकों में अक्सरियती आबादी बन गए, जो कि आज भारतीय पंजाब में शामिल है। इस नई समाजी और सियासी शनाख्त ने इन्हें कांग्रेस के सामने एक मुल्क में अलग रियासत के मुतालबे की बुनियाद फराहम की। उस वक्त इंतज़ामी बुनियादों पर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सिखों ने इसे मुस्तरद करते हुए ज़ुबान की बुनियाद पर अलहदा सूबे का मुतालबा किया। 1950 की दहाई में पंजाबी सूबा तहरीक ज़ोर पकड़ती है और 1955 में 144 का नफाज होता है, जिसके तहत पंजाबी सूबा के हक में लगने वाले नारों पर पाबंदी आयद की जाती है और सिखों के रहनुमा मास्टर तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस दौरान कांग्रेस का मौक़िफ़ था कि अगर पंजाब को ज़ुबान की बुनियाद पर अलहदा रियासत बनाया गया तो कई दूसरी रियासतें भी यही मुतालबा करने लगेंगी। इसके बाद गिरफ्तारियां, क्रैकडाउन और मुज़ाकरात का सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि 1966 में इंदिरा गांधी ने सिखों के मुतालबा को तस्लीम करते हुए इन्हें अलहदा सूबा दे दिया। गिरेवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त खालिस्तान या अलग रियासत का तस्वर नहीं था। इसकी एक मिसाल 1962 में चीन भारत वार है। इस जंग के दौरान सिखों ने दफाई चंदे के लिए 2 करोड़ रुपए जमा करवाए थे। पंजाबी सूबा तहरीक के मुसन्नफ करनैल सिंह के मुताबिक 1962 और 1965 की जंगों में सिखों की वफादारी देखते हुए कांग्रेस के जहन में अगर कोई शक था तो वो ख़त्म हो गया था। इन्हीं वाक़यात ने इंदिरा गांधी को नए सूबे की तश्कील पर माइल किया, मगर इसके बावजूद सिख इससे खुश ना थे। करनैल सिंह के मुताबिक चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल होना था, लेकिन हरियाणा वाले इसके लिए तैयार ना थे। बाद में सिखों के मुतालबात में चंडीगढ़ हमेशा नुमायां रहा। 1967 और 1969 के इलेक्शन में कांग्रेस को पंजाब में बुरी तरह शिकस्त हुई। ये वो वक्त था जब पंजाब में पंजाबी सूबा तहरीक की सियासी और समाजी जमात श्रोमणी अकाली दल की मकबूलियत आसमान को छू रही थी। ये सूरत हाल कांग्रेस के लिए इंतहाई तशवीशनाक थी। ताहम 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की वजह से इंदिरा गांधी भारत में एक बार फिर मकबूल हुई और 1972 के इलेक्शन में कांग्रेस पंजाब में जीत गई और ज़ैल सिंह वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मगर 1977 के इलेक्शन कांग्रेस के लिए एक बार फिर बियाना ख्वाब साबित हुए।
और कांग्रेस पंजाब में 117 में से महज 17 सीट ही जीत सकी। फेमस राइटर कुलदीप नायर अपनी किताब द बियॉन्ड ऑफ लाइन में लिखते हैं कि ज़ैल सिंह और संजय गांधी ने अकाई दिल की ताकत को तोड़ने के लिए सिखों में से ही एक नया संत लीडर लाने का फैसला किया। सिखों में कुछ ऐसे लीडर हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते, जबकि ज़्यादातर ऐसे लीडर हैं जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। संत फतेह सिंह वो लीडर था जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता था। इसको मास्टर तारा सिंह के खिलाफ मैदान में लाया गया। इसी तरह ज़ैल सिंह और संजय गांधी ने अब मैदान में भिंडरांवाला सरकार को उतारा। द फार्मर एम्प्लॉय ऑफ राज GBS सिद्धू ने अपनी किताब द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी में भिंडरांवाला को कांग्रेस का सियासी एजेंट करार दिया है। वो लिखते हैं कि कांग्रेस की प्लानिंग एक गैंग के हाथ में थी, जिसमें संजय गांधी, ज़ैल सिंह और कमलनाथ जैसे लोग थे। ये भिंडरांवाला के जरिए एक तरफ सिखों के दरमियान तफरीक डालना चाहते थे, तो दूसरी तरफ खालिस्तान का मसला पैदा करके हिंदुओं को खौफजदा करना चाहते थे। मकसद बस आइंदा इलेक्शन जीतना था। तब इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। GBS सिद्धू अपनी किताब में आगे जाके लिखते हैं कि ज़ैल सिंह भिंडरांवाला से मुतमिन ना थे। उन्होंने ऑपरेशन 2 का आगाज किया, जिसके तहत 1978 में दिल खालसा की बुनियाद रखी, जिसने खालिस्तान का मुतालबा किया। दिल खालसा की पहली मीटिंग रोमा होटल में हुई। मीटिंग के अखराजात 600 रुपए बने, जो ज़ैल सिंह ने अदा किए। कुलदीप नायर लिखते हैं कि दिल खालसा की करारदाद में कहा गया था कि मरकज के पास दिफा, अमूरे खारजा और करेंसी होगी, बाकी तमाम मामलात में खालिस्तान की रियासत आज़ाद और खुद मुख्तार होगी। भिंडरांवाला की मकबूलियत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। 1982 में वो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मुंतकिल हो गए। CK महमूद अपनी किताब वाई सिख फाइट में लिखते हैं कि भिंडरांवाला ने वहाँ एक मतवाजी हुकूमत कायम कर दी। वो लोगों के फैसले करने लगे। इन जैसा एहतराम तब किसी और शख्सियत का ना था। इनके असला बरदार जानसार हर वक्त इनके इर्द गिर्द होते। इंदिरा गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी PC अलेक्जेंडर अपनी किताब माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी में ऑपरेशन सनडाउन का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए भिंडरांवाला को अकाल तख्त से हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाना था। इंदिरा जी ने कहा था ऐसे तो बहुत खून खराबा होगा, यूं इस ऑपरेशन की इजाजत ना दी गई। GB संधू कहते हैं कमलनाथ और ज़ैल सिंह नहीं चाहते थे कि भिंडरांवाला को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। वो खौफजदा थे कि पसे पर्दा साजिशें बेनकाब न हों, इसलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंसूबाबंदी ऐसे की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा खून खराबा हो और शोर मचे, ताकि खालिस्तान का मामला मजीद गर्म हो और कांग्रेस को फ़ायदा हो। जून 1984 की शाम को गोल्डन टेम्पल को फौजी दस्तों ने घेर लिया और एक खूनी ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, जिसमें टैंकों को इस्तेमाल किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से खालिस्तान मूवमेंट ने मजीद अरूज पाया। इंतहाई मुकद्दस गोल्डन टेम्पल पर हमले की वजह से सिखों के जज्बात मजरूह हुए। ना सिर्फ सिखों के जज्बात मजरूह हुए, बल्कि सिखों और हिंदुओं के दरमियान ना खत्म होने वाली दूरियां पैदा हुई। ऑपरेशन की मंसूबाबंदी में यह भी शामिल था कि इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में ऐसे तमाम सिपाहियों को हटा दिया जाएगा जिनका ताल्लुक सिख मजहब से है। लेकिन हैरत की बात है कि इस ज़ाब्ते को कैसे पामाल किया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी घर से ऑफिस के लिए निकलती हैं तो 2 सिख सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे इंदिरा गांधी की मौत वाक़या हो गई। शाम तक पूरे भारत में ये खबर फैल चुकी थी, जिससे हिंदुओं के हाथों कई सिखों का कत्ले आम होता रहा और दिल्ली में 3000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। अगले कई वर्ष पंजाब में सर्च ऑपरेशंस और सिखों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। इसके बावजूद अलैदगी पसंद अनासर खासे मजबूत रहे। 1987 से 1992 तक पंजाब में सदारती निज़ाम मौजूद रहा और इलेक्शन ना करवाए गए, क्योंकि कांग्रेस के जीतने के अमकान ना थे। अकॉर्डिंग टू पंजाब पुलिस 1981 से 1993 तक खालिस्तान तहरीक की वजह से इन 12 सालों में 21,496 अफराद अपनी जानों से महरूम हुए।